प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ जई साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ जई की एक्सपर्टीज क्लाइमेट के हवाले से हमने कई मरतबा बात की, लेकिन खास तौर पर पानी यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं और इनकी जो पीएचडी है, क्योंकि जियोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स कर रखा है, लेकिन इनकी पीएचडी ग्राउंड वाटर और खासतौर पर हिमालय जो है वहां के हवाले से पानी पर जो है इनकी बड़ी रिसर्च है। इनसे पूछेंगे कि इनकी वो पीएचडी जो है उस हवाले से क्या उसका टॉपिक है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को लेने का आज मकसद जो है एक बहुत अहम टॉपिक है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। गुड टू बी बैक विद यू। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा, अपने व्यूअर्स को बताया कि आपको लेने का मकसद आज ये है कि आपसे ज्यादा बेहतर कौन इस पे बात कर सकता है। सर, ये खबर 2-3 दिन से चलती रही और इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ कि इंडिया ने रिवर रावी का पानी रोक दिया, फ्लो रोक दिया, रावी को बंद कर दिया इंडिया ने। और अब पाकिस्तान को जो है वहां पे रावी का पानी जो है इतना नहीं आ रहा और इंडिया ने उसको जम्मू कश्मीर को वो पानी देना शुरू कर दिया। अच्छा, अक्सर औकात ये वाली खबरें जो हम ऐसी चलती रहती हैं और देखते हैं कि जनाब या तो इंडिया पानी छोड़ देता है, सैलाब आ जाता है, या फिर इंडिया पानी बंद कर देता है पाकिस्तान के दरियाओं का। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी शिकायत रहती है कि ये देखो ये क्या कर दिया, ये देखो दुश्मनी कर रहे हैं वगैरह। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी ना सिर्फ ये कि रिवर रावी ये जो पानी का सिलसिला है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दरियाओं में ये पानी छोड़ने और उसके बाद बंद करने का मसला है, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा, देखिए, इस तरह है कि ये जो मसला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इसको कहते हैं जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं उसके अक्रॉस जो पानी जब बहता है तो ये एक क्रॉस रिवर बाउंड्री जो है, ये क्रॉस बाउंड्री इश्यूज बन जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, ये दुनिया में जहां पर भी दरिया बहते हैं वो जनरली जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करते हैं। ये नाइल रिवर में भी इस तरह से है, कोलोराडो रिवर यहाँ पे अमेरिका में है उसमें भी इस तरह से है। कोलोराडो रिवर के दोनों तरफ जो है वो तकरीबन 12 स्टेट्स हैं जिनके बीच में ये मसले होते हैं और दे सिट डाउन एंड दे रिजॉल्व दोज इश्यूज। जिस तरह से 1960 में जब ये मसला शुरू हुआ था दोनों ममालिक के बीच में, तो वर्ल्ड बैंक ने एक मुआहदा कराया था दोनों के बीच में और ये डिसाइड हुआ था कि जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस तरह से हैं। उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जो भी रिवर एक मेन रिवर में इंटर होता है तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये 6 ट्रिब्यूटरीज थे इंडस रिवर के, और ये डिसाइड हुआ था कि जो 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उसका पानी जो है वो इंडिया कंट्रोल करेगा और उसके जितने उसके मतलब जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास होंगे, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके राइट्स एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के पास होंगे। ये दोनों ममालिक के बीच में ये एग्री हुआ था और अभी तक जो है वो कोई खास मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसको उर्दू में सेंटास मुआहिदा भी कहते हैं। और उसमें ये डिसीजन हुआ था। अब ये है कि ये जो रावी है ये बेसिकली इंडिया के पास था इसका राइट, लेकिन मसला ये हुआ कि इंडियन जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं वहां पे, तो उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई और उसकी वजह से इसका जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर इंडिया ने कंट्रोल नहीं किया था अंटिल रिसेंटली। जो 3 स्टेट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, और इनके बीच में ये न सिर्फ रावी बल्कि बयास का भी मसला था तीनों स्टेट्स के बीच में। तो इस पर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था जिसको रावी ब्यास ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उसमें जो है वो जो सेंटर है न्यू दिल्ली है उसने मेन किरदार अदा किया अभी, और वो इश्यूज रिजॉल्व हुए। और उसकी वजह से ये जो अभी वहां पे जो बैराज बनाया गया है वो बैराज ऑपरेशनल हुआ और उन्होंने अपने पानी जो है उसको जखीरा करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये उनका राइट था उसी मुआहदे के रूह से। अब भी ये है कि उनके अपने बीच में ये एक मसला था और उन्होंने खुद ही इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अभी उन्होंने अपना पानी जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। टू बिगिन विद ये इतना ज्यादा पानी है नहीं, ये बेसिकली कोई 1100 क्यूसिक पानी जो है वो इसको कर रहे हैं,
उसको वो ज़ख़ीरा कर रहे हैं। अब जो लफ्ज़ क्यूसिक है वो आप हर साल जो है वो सुनते रहते हैं, स्पेशली जुलाई और अगस्त के महीनों में आप हर साल सुनते हैं कि इतना 30,000 क्यूसिक, 40,000 क्यूसिक या 50,000 क्यूसिक जो है वो पानी मंगला पे रिकॉर्ड किया गया, या वर्सक पे रिकॉर्ड किया गया, या तरबेला पे रिकॉर्ड किया गया। तो ये आप लफ्ज़ जो है क्यूसिक सुनते रहते हैं। अब आपके नाजरीन और सामीन को मैं बता दूं कि क्यूसिक बेसिकली है क्या चीज। क्यूसिक जो है ना वो क्यूबिक फीट पर सेकंड को कहते हैं क्यूसिक, ठीक है। अब क्यूबिक फीट यानी 1 फुट जो है वो आपका लेट से इतना बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और वो 1 क्यूबिक फीट है हर तरफ, तो उसमें जितना पानी आएगा उसको कहते हैं क्यूसिक, ठीक है। अब वो जो क्यूसिक है वो तकरीबन 29 लीटर के बराबर होता है 1 क्यूसिक, 29 लीटर, 29 लीटर, ठीक है, या 8 गैलन भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब उतना पानी पर सेकंड अगर किसी रिवर से गुजरता है, पर सेकंड, कीप दैट इन माइंड, ठीक है, तो 1 सेकंड में 29 लीटर गुजरता है किसी पॉइंट पर, उसको कहते हैं 1 क्यूसिक, ठीक है। अब अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को देखें तो तरबेला और जो मंगला और यहां पर तकरीबन 30,000 और 40,000 क्यूसेक पानी गुजरता है। अब अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ 1100 क्यूसेक है। तो टू बिगिन विद दिस इज नॉट ए बिग अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इंडिया इज एक्चुअली स्टोरिंग इन इट्स ओन टेरिटोरी, ठीक है। तो ये उनका राइट था, उन्होंने जो है इसको कर दिया, इनको बैराज बना दिया और वो अपना पानी जखीरा कर रहे हैं। और यही पानी जो है वो तकरीबन 35 हेक्टेयर जो जमीन है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में, वहां पर ये इरिगेशन का काम करेगी। तो ये उन्होंने जो है उनका अपना राइट था और रिजॉल्व कर लिया और अब जो है वो इसको स्टोर कर रहे हैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें बेसिकली पाकिस्तान का कोई मतलब राइट जो था ना वो पहले से था ही नहीं। इस तरह से इतने सालों से वो ये पानी ये एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे थे और उन्होंने वो पानी जो है वो बेसिकली अपने लिए आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें ना तो किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज विद इन देयर राइट। तो वो जो है उनका राइट था और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने तो ये कह के झगड़ा ही खत्म कर दिया कि इंडिया का राइट था, उन्हीं का पानी था, उनके जिस वजह से वो मिल रहा था, वो उनका जो डिस्प्यूट आपस में इंटरनल था वो उन्होंने तय कर लिया और उसके बाद पानी जो है उन्हीं का है, वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, जिसको मर्जी दे। तो इसमें शोर शराबे की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, डॉक्टर साहब यही कहा ना आपने? एब्सोल्युटली ठीक। डॉक्टर साहब ये तो रावी का ये जो आपने मामला बताया है तो यहाँ पर हो गया। अब ये जो एक और चीज अक्सर जैसे मैंने आपको कहा कि हर कुछ दिन के बाद ये सामने आता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, सैलाब आ गया। अब बंद करने का तो अपना मामला। अच्छा, दूसरी, ये तो हमने रावी की बात की, और भी जगहों से बात की जाती है जी वहां का भी बंद कर दिया, अब क्या करें यहाँ का। तो क्या मतलब इस तरह हो सकता है कि कोई मुल्क पानी छोड़ता रहे और मुंह उठा के बैठे रहे और उसके बाद सिर्फ बस ये कहते रहे और कुछ ना हो? इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या क्या पाकिस्तान ने डैम नहीं बनाए, अपना कसूर है, क्या है? ये भी जरा प्लीज बताइए। हाँ, तो इस तरह है कि इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का इशू, ठीक है। अब लेट्स से आप जो है कश्मीर में बैठे हैं ऊपर जहां से इंडस रिवर शुरू होता है। अब वहां पर जो है ना इस सिस्टम में ये चूंकि बहुत स्टीप वहां पे माउंटेन्स हैं और उसमें जितना भी पानी आता है ना वो बहुत ज्यादा वहां पे जितने जिसको नाले कहते हैं, वो बहुत सारे नाले जो हैं वो इकट्ठे होके वो सारे का सारा पानी जो है ये इन्हीं 6 ट्रिब्यूटरीज में आता है। सारे के सारे कश्मीर का पानी और सारे के सारा कराकोरम का पानी और हिंदू कुश का पानी, ये सारा इकट्ठा होके इन्हीं 6 दरियाओं में से गुजर के पूरे इंडस सिस्टम में जाता है और फिर आखिर में कराची से होके और सिंध से होके वो इंडियन ओशन में गिर जाता है। अब इंडिया ने अपने जो उनके रिवर्स हैं उनको उन्होंने कंट्रोल कर दिया और बहुत सारे डैम्स उन्होंने बना लिए, बैराजेस बना लिए और वो पानी को अपना जखीरा कर रहे हैं। अब जब उसी सिस्टम में से ये पानी आता है और एक्सेस पानी आ जाता है, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में ये एक्सेस पानी आ जाता है मॉनसून बारिशों की वजह से, तो वहां पर उस वक्त दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। एक मॉनसून की बारिशें हो जाती हैं, वो सिस्टम में ऐड हो जाती हैं, और दूसरी जो है वो ग्लेशियल जो मेल्ट होता है वो सिस्टम में एडिशनल आ जाता है उस वक्त। तो उसकी वजह से इतना पानी होता है कि ना तो वो जो उनके जखीरा जितने भी जखीरे उन्होंने बनाए हुए हैं, चाहे वो डैम से बनाए हों चाहे वो बराज से बनाए हों,
ڈیم اور بیراجز میں صرف فرق یہی ہے کہ موسٹلی جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ بجلی بھی بناتے ہیں، بیراجز جو ہیں وہ جنرلی بجلی نہیں بناتے ہیں، بس یہی فرق ہے دونوں کے بیچ میں. باقی جو ہے یہ ایک بیریئر ہوتا ہے جس سے آپ ذخیرہ کرتے ہیں. اب جب ان کے پاس خود ان کے سسٹم میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے یا تو یہ ہے کہ وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیں اور اپنا ڈیم جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں ڈیم جو ہے وہ بریک ہو جائے، کیونکہ اس سے بہت بڑی جو ہے تباہی آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ان کو پانی چھوڑنا پڑتا ہے، یہ سسٹم کا ریکوائرمنٹ ہے ایکچولی. سو یو ہیو ٹو ریلیز سم واٹر to ease the pressure on your barrages and your dam structures. ٹھیک ہے، تو اس پہ پریشر ایز کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پانی چھوڑنا پڑتا ہے. اب آپ اگر کہیں کہ جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے تو یہ جو ہے یہ انڈیا کچھ غلط کر رہا ہے، نہیں. آپ نے اسی طرح سے آپ نے خود جو ہے منگلہ پہ اس طرح کرنا ہوتا ہے، آپ نے پانی چھوڑنا ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ تربیلا پہ آپ اسی طرح کر سکتے، آپ ورسک پہ اسی طرح کرتے ہیں. جتنے بھی آپ کے کنٹرول پوائنٹس ہیں اس پہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے سندھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، بلوچستان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوور پارٹس آف پنجاب ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پانی چھوڑ دیا ہے وہاں پہ، تو آپ جو ہے وہ ہماری زمینوں کو وہ سیلاب کر رہے ہیں. تو مطلب اس طرح سے ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کمپلین کی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر آپ جو ہے وہ کسی کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنا نہیں مینج کرتے ہیں تو بس ہم جو ہے وہ انڈیا پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے خود جو ہے وہ مینج کرنا ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ کتنے ڈیم بنے ہیں پاکستان کے کریشن سے لے کر ابھی تک، اور آپ کمپیئر کر لیں انڈین سسٹم پہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنے ڈیم بنائے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو مینج کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف وہ کتنا، مطلب ایک جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کا بتا رہے تھے ہم، جو ہے وہ مطلب پچھلے 50 سال سے ہم سن رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ سرے سے جو ہے نا وہ پروجیکٹ تھا ہی غلط بیسیکلی. ٹھیک ہے نا، اگر اس کے بجائے اب تک وہ چھوٹے اور میڈیم ڈیمز بنا لیتے تو ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال میں ایک کالا باغ کی بجائے 20 کالا باغ اب تک بن چکے ہوتے ایکچولی، اور بہتر طریقے سے پاکستان اس کو مینج کر سکتا تھا. لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو کیونکہ وہ پرائیورٹی سرے سے ہے ہی نہیں، مطلب جو پانی جو ہے نا وہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے گی، اور ابھی تک آپ جو ہے وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا میں نے بتایا ویورز کو کہ آپ کی ایکسپرٹیز واٹر ریسورسز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی پی ایچ ڈی اسی پر ہے، آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا تھا اور اسی سے ریلیٹڈ آپ اس کے اوپر ابھی تک کیا کام کرتے رہے. اور خاص طور پر سر میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب دنیا جو ہے اس میں ایک بڑا کرائسس پانی کا بھی ہے اور واٹر ریسورسز کم ہوتے چلے جائیں گے، اور بلکہ اب تو جو لڑائی ہے دنیا کی، جو جنگیں ہیں وہ بھی واٹر پر ہی کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آگے چل کر یہی مسئلہ ہوگا. تو پلیز ذرا اس کو ہمارے ویورز کے لیے الیبوریٹ کیجئے کہ آپ نے اس کی جو ٹاپک تھا آپ کا کیا تھا اور اس کے اوپر جو اب سینیریو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں واٹر وارز کا جو لفظ ہے وہ ہم تقریباً پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ تیل کی بجائے پانی پہ ہوں گی، اور ہم آلریڈی اس کو دیکھ چکے ہیں. اسپیشلی جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایون ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. نیپال جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں خاص کر بہت زیادہ کام ہوا ہے اس سلسلے میں، اور وہ کیونکہ ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہے کلائمیٹ چینج کا، بنگلہ دیش پہ اور پاکستان دونوں پہ بہت زیادہ اثر ہے. وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ مطلب ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کے جو نیگیٹو اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کے ان کو کم کیا جا سکے. اب مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کرتے بھی ہیں پاکستان میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک جو ہے ایکڈیمک ریسرچ ہے، وہ آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پالیسی میکرز جو ہیں انہوں نے اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے، کیونکہ ایز اے ریسرچر اور ایز این ایکڈیمک آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے بیسیکلی. آپ کا کام بیسیکلی یہ کہ آپ ریسرچ کریں. جیسے میں نے ریسرچ کیا تھا
2005 में मैंने पीएचडी के लिए मैंने रिसर्च किया था, और उस पे था कि न्यूमेरिकल सिमुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो इन द इंडस इन अ हिमालयन फोरलैंड बेसिन। तो उस पे मैंने जो है वो पीएचडी की थी, और मैंने जितने भी यहाँ के वाटर रिसोर्सेज हैं उसको इस पे मैंने उसको सैंपल किया था, उसकी मैंने केमिस्ट्री की थी, उसके मैंने मेजरमेंट्स किए थे कि जो फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं, और कितना पानी जो है वो वहां पर मौजूद है, खासकर हॉट स्प्रिंग्स के हवाले से, नॉर्मल स्प्रिंग्स और रिवर वाटर, इन सब पे मैंने किया था। सब जो है वो मैंने कलेक्शन किए थे, सैम्पलिंग मैंने की थी, फिर उसको कंपाइल किया था और उस पर रिसर्च किया था। अब वो जो है वो यानी एक तो आप डिसर्टेशन जो है वो पब्लिश करते हैं, इसके बाद आप उससे रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, उस पे आप उसको आप पब्लिश करते हैं। तो वो सब कुछ मैंने कर दिया। अब मैंने जो है अपना काम अपनी साइड से मैंने काम कर दिया। अब ये पॉलिसी मेकर्स की बात है, और पॉलिटिशियंस स्पेशली उनकी बात है कि वो किस तरह से उसको लेते हैं, क्या वो समझते भी हैं, क्या वो समझना चाहते हैं इसको। अब बाकी ममालिक में इस पर डिस्कशंस होती हैं, वो एकेडमिक्स और रिसर्चर्स को बुलाते हैं, वो उनसे मीटिंग्स जो है यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में हम होते हैं, तो यहाँ पे हर वक्त जो है ना वो कांग्रेस की एक मीटिंग होती है जिसमें वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि ये मसला है क्या और किस तरह से इसको हल किया जाता है। तो रिसर्चर जो हैं वो उनको बता देते हैं कि ये मसला है और आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। अब फिर पॉलिटिशियंस का काम है कि वो उसमें से किस सोल्यूशन को वो ले लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं, मुख्तलिफ जो आरा होती हैं उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं, मुख्तलिफ राय, ओपिनियंस, सब कुछ जो है वो देख लेते हैं। इसके बाद फिर वो एक डिसीजन करते हैं कि जी ठीक है, इस बेसिस पर जो है वो हम ये डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इस तरह का कोई प्रोसेस मैंने कम अज कम शायद मैं टोटली गलत हूं, लेकिन कम अज कम मैंने नहीं देखा है कि इस तरह से एक कमिटीज हैं और वो जो है वो नेशनल असेंबली के लेवल पे या प्रोविंशियल असेंबली के लेवल पे कि उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया हो और वो जो है उनको बता दें कि जी इस तरह से है और इसके मुताबिक वो एक्शन लेते हैं। मैंने अभी तक कम अज कम नहीं देखा है। तो आपने पाकिस्तान में ऐसा होते हुए नहीं देखा, लेकिन अमेरिका में तो आप जो है वो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं और उसमें आपका है पार्टिसिपेशन भी है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर जो है ना जितने भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, खासकर जो लोग पीएचडी करके रिसर्च करते हैं, वो उनको रेगुलरली उनको बुलाया जाता है हर एक टॉपिक पर। न सिर्फ ये पानी का तो जाहिर है बहुत बड़ा मसला है, लेकिन किसी भी टॉपिक पर आप देख लें तो वो जो है वो पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स तक, सोशल इश्यूज पर, एजुकेशन पर, मेडिसिन पर, हर किस्म के टॉपिक्स पर यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, अपने फील्ड से, स्पेसिफिक फील्ड से उनको बुलाया जाता है, और वो जो है वो टेस्टिमोनी देते हैं कांग्रेशनल कमिटीज को। तो जो सेनेट की कमिटीज होते हैं वो अपने हियरिंग्स करते हैं, जो हाउस के कमिटीज होते हैं वो अपने हियरिंग्स करते हैं, हर एक जो है फिर उनकी सब कमिटीज होती है। तो जनरली आप जो है वो सब कमिटी में जाते हैं, फिर सब कमिटीज जो है वो रिपोर्ट दे देती हैं कमिटीज को, और उसके बेसिस पर जो है फिर लेजिस्लेशन की जाती है, और उसके बेसिस पर फिर इन्फॉर्म डिसीजंस किए जाते हैं, और उसी के बेसिस पर फिर कांग्रेस जो है वो पैसे रिलीज करती है, क्योंकि पैसों का जो कंट्रोल है अमेरिका में वो कांग्रेस के पास है। तो वो जो है उसके बेसिस पर फिर पैसे जो है वो रिलीज करते हैं। अब मैंने इस तरह का कोई प्रोसेस देखा नहीं है। अगर आप स्पेशली पानी के हवाले से देखें तो देखें, वाटर इज लाइफ, ठीक है, पानी जिंदगी है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देख लें तो मैं आपको 2-3 स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं, शायद आपके नजरीन के लिए वो इंटरेस्टिंग हो। और वो ये है कि जो पूरा हमारा ग्लोब है उसमें 70% जो है वो पानी है और 30% जो है वो लैंड है। ये तो तकरीबन जब भी हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो ये हमें सिखाया जाता है कि इस तरह से है। अब उसमें जो अगर आप उसमें उस 70% में देख ले तो उसमें जो है तकरीबन 97% जो है वो ओशंस में वो पानी जो है वो समंदरी पानी है, और वो नमकीन पानी है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं 97% को। बाकी रहता है हमारे पास सिर्फ 3% पानी, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन 3% में तकरीबन 2% जो है वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड है, और उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास जो है वो 1% पानी रहता है जो कि माया हालत में है, लिक्विड हालत में है, और जो कि फ्रेश वाटर है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ 1% रहता है।
तो उसी 1% को जो है ना वो हमने मैनेज करना है। अब वो किस सूरत में है वो 1%, वो दरियाओं की शक्ल में है, वो झील जो होते हैं या तालाब होते हैं उनकी शक्ल में है, ठीक है, जिनको लेक्स कहते हैं उस शक्ल में है। अब जैसे अमेरिका में देखें तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं, जो कि पांच ग्रेट लेक्स हैं यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, और उसमें सारा जो है वो फ्रेश वाटर मौजूद है। और फिर वो जो है वो उसी 1% में ग्राउंड वाटर भी आ जाता है। तो जितना भी आपने जमीन के नीचे जितना भी पानी है वो भी उसी 1% में शामिल है, ठीक है। तो डॉक्टर अगर साहब 1% है तो फिर रौला तो पड़ना है, लड़ाई तो होगी, और लड़ाई किस पे हो रही है? 1% पे। एग्जैक्टली वो सारी लड़ाई उसी 1% पे हो रही है। इसी वजह से मैं हमेशा से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जिनसे भी मेरी बात होती है उनसे मैं कहता हूँ कि वाटर जो है ना वो एक अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ठीक है, वो लामहदूद नहीं है, वो बहुत ही महदूद अमाउंट में है, बहुत ही महदूद मिकदार में है। और अगर इसको भी हम मैनेज ना कर सकें और उसको भी हम पोल्यूट कर लें, बहुत सारे पानी को जो है मतलब 60s और 70s में बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने उसको पोल्यूट किया था। तो इसके बाद फिर उन्होंने लेजिस्लेशन शुरू कर दिया और उसको जो है वो जितनी भी वाटर कंटेमिनेशन और पोल्यूशन हुई है उसको जो है वो अब साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक जो है वो साफ कर भी चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इस तरह से नहीं है, वो क्योंकि कोई भी मतलब पानी पे जो है वो इतना कोई तवज्जो देता नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप रिवर्स को देख लें, पाकिस्तान में रिवर्स को देख लें, तो उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ चुकी है, जिसकी वजह से लाइफ जो है उसमें बहुत ज्यादा लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, ठीक है, बर्ड्स होते हैं वहां पे, तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम होता है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। इन सब पे नेचुरली जो है वो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। लेकिन अगेन प्रायोरिटीज की बात होती है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज जो हैं उनको ठीक करना होता है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उस पे आपने तवज्जो देना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि ये कहा जाता है कि जो दुनिया की तबाही है, वैसे तो बहुत सारी उसके फैक्टर्स कहे जाते हैं कि इस तरह भी तबाह हो सकती है, ये इस तरीके से खत्म होगी, इतने साल लगेंगे, इस तरह। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि ये जो क्लाइमेट है ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, और हमें ये बता रहा है कि कैसी तबाहियां आती हैं, अब दुनिया किस तरीके से क्लाइमेट जो चेंज हुआ है। लेकिन क्या ये जो ग्लेशियर्स के पिघलने की बात की जाती है कि इतना पानी आ जाएगा और फिर वो जो है तबाही की तरफ जो है वो जाए, ये स्टार्ट हो गया है कहा जा रहा है, और फिर इसी तरीके से जो है आगे होगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखें, अगर हम जो रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास वो तकरीबन 100, 150, 200 साल का है, जो कि जब से हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, उसको अगर हम देखें और उसको ग्राफ कर लें तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो तकरीबन 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ गया है। अब ये एक बहुत बड़ी इंक्रीज है एक्चुअली, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, उसकी वजह से आप देखें, एक तो हीट वेव आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब आप देखते हैं पाकिस्तान में, आप देखें पिछले कई सालों में कितने ही हीट वेव्स आ चुके हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कितने लोग जो हैं वो मरते भी हैं, कितने लोग जो हैं वो उसकी वजह से बीमार होते हैं, वो सारी चीजें उसके साथ इन्वॉल्व है। फिर आप जरा बारिशों को देखें, पिछले आप जरा देखें 2010 के सैलाब के बाद से देखें, 5-6 बड़ी सैलाबें जो है वो आ चुकी हैं। इस तरह पहले नहीं होता था, पहले जो है वो मतलब 15-20 साल, 30 साल, 40 साल बाद कोई बहुत बड़ी सैलाब आ जाती थी। अब रेगुलर बेसिस पे वो सैलाब जो है वो आ रहे हैं इंडस बेसिन पर। फिर आप ग्लेशियर्स को देखें, मेल्ट कर जो जितनी भी ग्लेशियर जो हैं वो दो तरह के हैं। एक जो हैं वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स उसको कहते हैं, जिसमें जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो उसमें आते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। दूसरे जो हैं वो पोलर ग्लेशियर्स हैं, जो कि नॉर्थ पोल पर हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में, और साउथ पोल में है एंटार्क्टिका में। वो उसको मतलब अगर आप एशिया में हैं तो आप जनरली जो है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, तो आप उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओशन लेवल है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिसका ताल्लुक मतलब ये जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है उससे नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली जब आपके पास पानी जो है वो ग्लेशियर में लॉक्ड है और आप उस ग्लेशियर को मेल्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो ओशन लेवल वो ऊपर जा रहा है उसकी वजह से। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो एक्चुअली कोस्ट लाइन्स पे रहते हैं,
ठीक है, पाकिस्तान में भी एक कोस्ट लाइन है, वहां पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी जो मतलब रिस्क है वो वहां से अटैच्ड है एक्चुअली, माहीगीरी से और बहुत सारे काम जो है वो वहां पे अटैच होते हैं। अब जैसे ही मतलब लेवल जो है वो ऊपर जा रहे हैं, ओशन लेवल, ओशन की जो सतह है वो ऊपर जाती है, उसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अर्बन फ्लडिंग जो है वो बहुत हो जाएगी, और मजीद प्रॉब्लम्स जो है उसकी वजह से मैस माइग्रेशन शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी जो है वो शुरू हो चुकी है, क्रॉप्स फेल हो रही हैं। तो जब आपका एक पूरा का पूरा लेट से कपास का क्रॉप है और वो फेल हो जाए, या आपका गंदम का क्रॉप है वो फेल हो जाए, तो आपके पास तो वही सिर्फ जखीरा होता है। इसके बाद जो है फिर वो लोग, जाहिर है मतलब वो फूड प्राइसेस जो है, अब पिछले कई साल से देखें फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, और इसको फीडबैक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो एक जगह पर अगर आप एक सिस्टम को थोड़ा सा भी डिस्टेबलाइज कर ले, तो उसकी वजह से जो है लेटर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं उसी सिस्टम पे, और फिर आपने इन सबको जो है वो कंट्रोल करना होता है। डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने इस टॉपिक पर, जिस पे आपने इतना बहुत सा काम किया है और आपके पास जो है वो सही फैक्ट्स हैं बताने के लिए। तो हमने ये इसीलिए व्यूअर्स तक पहुंचाए कि बहुत सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितना अहम टॉपिक है और कितना ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो कंट्रीज की जो इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, जिसमें पाकिस्तान भी है, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thanks for having me.